नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल विशेष सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एडिटोरिया का प्रखर एमसीक्यू बैच का करंट अफेयर से संबंधित 1 से 15 जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर देखेंगे। इसमें टोटल 1 से 150 तक देखेंगे और फिर इसी पार्ट में 16 से 31 जुलाई तक का 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो टोटल जुलाई महीने से हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आप लोग सत्य कथन को का चयन करें। तो चलिए हम लोग सत्य कथन देखते हैं क्या है। तो पहला सत्य कथन 1 और 3 हो जाएगा। दूसरा गलत है। कह रहा है कि जोरावर टैंक हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों के लिए विकसित किया गया है। तो सही है कि जो जोरावर टैंक है वो हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों के लिए विकसित किया गया है। तो ये बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। ठीक है, यह पूर्ण रूप से डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया। तो यह पूर्ण रूप से डीआरडीओ द्वारा नहीं बल्कि डीआरडीओ और इसके साथ साथ एल एंड टी भी था, माने लार्सन एंड टोरबो भी था। तो डीआरडीओ और एल एंड टी द्वारा जोरावर टैंक हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों के लिए विकसित किया गया है। और डीआरडीओ के अध्यक्ष जानबे करते होंगे समीर बी कामत। तो डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। चर्चा में रहा ब्लू लाइन सीमा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो आप लोग को पता होगा इजराइल और लेबनान के बीच में ब्लू लाइन सीमा है। तो ब्लू लाइन सीमा इजराइल और लेबनान। शहर कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो शहर कार्यक्रम का उद्देश्य है कि महिलाओं को वित्तीय रूप से साक्षर बनाना। महिलाओं को वित्तीय रूप से साक्षर बनाना। और भारत में एमएसएमई में निवेश नहीं बढ़ाना बल्कि भारत में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए है। किसके लिए है? तो भारत में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए है। ठीक है, ये वाला सही है कि महिलाओं को व्यावसायिक कौशल से सशक्त बनाना। महिलाओं को व्यावसायिक कौशल से सशक्त बनाना। चौथा नंबर, संपूर्णता अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तब वो प्रारंभ किया गया है नीति आयोग द्वारा। संपूर्णता अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो नीति आयोग द्वारा। ठीक है, 5वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें से जो असत्य कथन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बाकी सब सत्य है। ये असत्य होगा, बाकी सही। किसके संदर्भ में? तो नीति आयोग द्वारा एक एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जारी किया जाता है और उसके तहत असत्य कथन है कि शीर्ष प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश का स्कोर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य की तुलना में अधिक है। ये अधिक नहीं है दोस्तों, ये गलत कह रहा है, उल्टा कह दिया है एक्चुअली में। कह रहा है कि इसमें पहले याद कर लीजिए कि शीर्ष वाले राज्य कौन से हैं। तो जो शीर्ष वाले राज्य हैं, शीर्ष राज्य वो हैं यूके माने उत्तराखंड, केरल और तमिलनाडु। केरल, तमिलनाडु, गोवा गोवा और हिमाचल प्रदेश। ये राज्यों में शीर्ष राज्य में है उत्तराखंड, फिर केरला, तमिलनाडु, गोवा और हिमाचल प्रदेश। अगर बात करें यूनियन टेरिटरी में जो शीर्ष पे है वो है चंडीगढ़। कौन है? चंडीगढ़। तो यूनियन टेरिटरी में शीर्ष पे कौन है? चंडीगढ़। और यहाँ क्या कह रहा है कि शीर्ष प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश का स्कोर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य की तुलना में अधिक है। नहीं, कि यूनियन टेरिटरी का कम है और किसका ज्यादा है? तो राज्यों का ज्यादा है, राज्य का ज्यादा है। ठीक है, ये समझिए। और खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन है? तो जानवे करते हैं अपना बिहार तो हमेशा खराबे करता है। सेकंड लास्ट पोजीशन पे कौन है? झारखंड। बिहार झारखंड दोनों भाई है, लेकिन जरा सोचिए बिहार से टूट के झारखंड हुआ है, झारखंड फिर भी सेकंड लास्ट हुआ है और सबसे लास्ट बिहार हुआ है। और बस ये दो याद रख लीजिए। और बाकी ये कह रहा है, सही कह रहा है कि एसडीजे जो है इंडेक्स सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी किया जाता है। माने सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए एसडीजी जारी किया जाता है। और ये 16 एसडीजी लक्ष्यों के लिए किया गया है। कितने लक्ष्य के लिए किया गया है नीति आयोग द्वारा? तो 16 लक्ष्य। केवल 3 लक्ष्य ही फ्रंट रनर श्रेणी में है। केवल 3 लक्ष्य ही फ्रंट रनर श्रेणी में है। प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध है, किससे संबंध है? तो सीमा पर पार भुगतान को आसान बनाने में। प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध है सीमा पार भुगतान को आसान बनाने में। अपने सभी वन्य जीवों को सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश
भारत बन गया है। अपने सभी वन्य जीवों की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। हाल ही में चर्चा में रहा हाइड्रोजन लाइन का संबंध निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। मतलब हाल ही में चर्चा में रहे हाइड्रोजन लाइन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। तो इसमें विचार करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा गलत हो जाएगा। मैंने कह रहा है कि जो हाइड्रोजन लाइन है वो आणविक हाइड्रोजन द्वारा उत्सर्जित होता है, तो ये बिल्कुल ही क्या है, सही है। और लास्ट कह रहा है कि यह डार्क मैटर की उपस्थिति प्रदर्शित कर सकती है, तो ये भी सही है कि यह डार्क मैटर की उपस्थिति प्रदर्शित कर सकती है। 2024-25 के लिए एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है, तो वो घोषित किया गया है चीन का किंगदाओ। किसको घोषित किया गया है, चीन का किंगदाओ को घोषित किया गया है। 2024-25 के लिए एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया, तो चीन का किंगदाओ को। वित्तीय समावेशन सूचकांक यानी एफआई इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन बताएं। तो इसमें से केवल सत्य कथन दूसरा हो जाएगा, बाकी पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है वित्तीय समावेशन सूचकांक से सही कौन सा हो जाएगा, तो कि मार्च 2023 से मार्च 2024 में वित्तीय समावेशन में क्या हुआ था, वृद्धि हुआ था। तो ये कह रहा है कि वित्तीय समावेशन का अर्थ क्या है, कि सरकार की परिसंपत्तियों में आम जनता का हिस्सेदारी। ये बिल्कुल गलत है। देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन का मतलब होता है कि देश के हर नागरिक को बैंकों या वित्तीय माने वित्तीय बैंक या वित्तीय संस्थाओं से जोड़ना, यही वित्तीय समावेशन का अर्थ होता है। जो कि इसमें कह रहा है कि सरकार की संपत्तियों में आम जनता की हिस्सेदारी है, तो बिल्कुल गलत है। और ये वाला जो है मार्च 2023 से मार्च 2024 में वित्तीय समावेशन में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, ठीक है। और आरबीआई ने वित्तीय समावेशन के लिए 3 पैरामीटर निर्धारित किया है, जिसका आधार वर्ष 2011-12 है। इसका तो कोई आधार वर्ष ही नहीं बनाया गया है दोस्तों, क्या इसका कोई भी आधार वर्ष नहीं बनाया गया, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों की रैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करके सत्य कथन के बारे में चुनें। तो इसमें से सत्य कथन दूसरा हो जाएगा। अब पहला गलत, कि बिहार में कृषि विद्यालय भागलपुर को शीर्ष 10 यूनिवर्सिटी में स्थान मिला, तो ये गलत है। इसको भागलपुर को नहीं मिला, बल्कि समस्तीपुर पूसा जो विश्वविद्यालय है समस्तीपुर में कौन सा विश्वविद्यालय है, तो पूसा विश्वविद्यालय है, पूसा समस्तीपुर में है, ठीक है। बिहार में कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर पूसा को शीर्ष 10 यूनिवर्सिटी में स्थान मिला, तो ये बात सही हो जाएगा समस्तीपुर से रिलेटेड में। शीर्ष 10 में बिहार के केवल एक ही यूनिवर्सिटी को स्थान प्राप्त हुआ, तो शीर्ष 10 में बिहार से कितने यूनिवर्सिटी को स्थान प्राप्त हुआ, तो केवल एक। हाल ही में जैविक यानी ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए भारत हाँ क्या कह रहा है कि हाल ही में जैविक उत्पादों यानी ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए भारत तथा किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता यानी कि म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट संपन्न हुआ है। तब वो कौन से देश के साथ हुआ है, तब वो हुआ है ताइवान के साथ। ताइवान के साथ क्या हुआ है, तो जैविक उत्पादों के लिए भारत तथा किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता संपन्न हुआ है, तो ताइवान। T20 वर्ल्ड कप के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करें, तो T20 के संबंध में गलत मिलान कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा कि सर्वाधिक विकेट जसप्रीत बुमराह ने नहीं बल्कि फजहल फारूकी ने लिया था, और इनके साथ साथ इंडिया के भी अर्शदीप सिंह थे और ये दोनों ने ही 17-17 विकेट लिया था। कितना विकेट लिया था, 17-17 विकेट लिया था, ठीक है। 17 विकेट दोनों मिलकर लिए थे। तो सर्वाधिक विकेट कौन लिया था, तो जसप्रीत बुमराह नहीं लिए थे, बल्कि अफगानिस्तान का बॉलर फजहल फारूकी और अर्शदीप सिंह लिए थे। और T20 वर्ल्ड कप का आयोजन जो है यूएसए तथा वेस्ट इंडीज में किया गया है। तो T20 वर्ल्ड कप के संदर्भ में ये वाला सही है कि आयोजन कहाँ किया गया, तो यूएसए वेस्ट इंडीज में किया गया।
फाइनल मैच मैन ऑफ द मैच कौन बने? तो विराट कोहली। विराट कोहली फाइनल मैन ऑफ द मैच, विराट कोहली। और सर्वाधिक जो रन है वो कौन? तो रहमानुल्लाह गुरबाज ने बनाया था। ये कहाँ के हैं? तो ये भी अफगानिस्तान के हैं। तो जरा एक चीज देखिए, अफगानिस्तान का एक बल्लेबाज है रहमानुल्लाह गुरबाज, सर्वाधिक रन बनाता है। और अफगानिस्तान का ही एक बॉलर फजहल फारूकी, एक बॉलर जो सर्वाधिक विकेट 17 विकेट लेता है। मतलब अफगानिस्तान हारा तो, लेकिन दिल, भारत ने वर्ल्ड कप जीता और अफगानिस्तान ने सबका दिल जीता। बेहद बेहदी नखलम महोत्सव, बेहदी नखलम महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो वो है मेघालय राज्य से। ठीक है, मेघालय राज्य से संबंध में है बेहदी नकलम। अब फिर से सत्य कथन के बारे में चुनने कह रहा है, तो देखते हैं सत्य कथन क्या है। ये चारों ही सत्य कथन है। पहला कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की तुलना में कम खंड है। तो ये बात बिल्कुल ही क्या है? सही है दोस्तों। ठीक है, ये बात क्या है? बिल्कुल ही सही है। कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में जो आईपीसी था उसमें इसमें आईपीसी में ज्यादा खंड था, माने धारा था, और बीएनएस में कम धारा है। और बीएनएसएस मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत हिरासत अवधि बढ़ा दी गई है। मतलब बीएनएसएस के तहत हिरासत अवधि क्या कर दी गई है? तो बढ़ा दी गई है। और इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त बयान साक्ष्य की परिभाषा में शामिल किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक रूप प्राप्त बयान साक्ष्य की परिभाषा में शामिल किया गया है। और मॉब लिंचिंग में मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान है। तो मॉब लिंचिंग में क्या है? तो मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान है। नोमैडिक एलिफेंट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से जो कथन सत्य है वो दूसरा कथन सत्य है, लेकिन पहला और तीसरा कथन गलत है। नोमैडिक एलिफेंट से संबंधित यह भारत तथा मंगोलिया के बीच आयोजित किया जाने वाला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। तो ये गलत है। ठीक है, ये नौसैनिक अभ्यास नहीं बल्कि ये सैन्य अभ्यास है। कैसा अभ्यास है? सैन्य अभ्यास है। तो भारत तथा मंगोलिया के बीच में जो नोमैडिक एलिफेंट हुआ वो सैन्य अभ्यास था। और कितने नंबर का एडिशन था? तो 16वां नंबर का एडिशन था। कितने नंबर का? 16वां नंबर का एडिशन। और इसका आयोजन विशाखापत्तनम में नहीं बल्कि मेघालय के उमरोई में किया गया। मेघालय के उमरोई में किया गया। मेघालय में एक जगह है उमरोई, वहां पे किया गया है। वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप, वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप 2024 के संबंध में सत्य कथन को बारे में बताइए। तो सत्य कथन पहला होगा, बाकी सब गलत है। ठीक है, बाकी सब गलत है। तो वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप, डेफ डेफ माने बहरा होता है, तो डेफ चैंपियनशिप में सही कथन क्या है कि आयोजन कहाँ किया गया? तो सर्बिया के बेलग्रेड में किया गया। कहाँ किया गया? सर्बिया के बेलग्रेड में किया गया। और इसमें बिहार की अनिमा कुमारी को कांस्य पदक मिला। तो कांस्य पदक नहीं बल्कि रजत पदक मिला था। कौन सा पदक? रजत पदक मिला था, माने सिल्वर मिला था। क्या मिला था? सिल्वर मिला था। बिहार के इस खिलाड़ी का संबंध भागलपुर से नहीं था बल्कि भोजपुर से था। कहाँ से था संबंधित? भोजपुर से। ठीक है, तो बिहार का एक खिलाड़ी नाम है अनिमा कुमारी, जिन्होंने वर्ल्ड डेफ चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। और कहाँ हुआ था? सर्बिया बेलग्रेड में। और कहाँ से संबंधित है? भागलपुर से। डिजिटल भारत निधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें से सत्य कथन कौन हो जाएगा दोस्तों? देखिए, सत्य कथन तो कोई नहीं है, दोनों का दोनों ही यहाँ सत्य है। देखिए, कह रहा है कि डिजिटल भारत निधि इसकी जिसकी स्थापना दूरसंचार अधिनियम 2024 में की गई। तो 2024 में नहीं, 2023 में किया गया। ठीक है, तो डिजिटल भारत निधि का स्थापना दूरसंचार अधिनियम 2023 के माध्यम से किया गया। इसका उद्देश्य शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क को बढ़ाना है। तो नहीं, ये शहरों क्षेत्रों में नहीं होगा बल्कि सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में दूर संपर्क को बढ़ाया जाएगा। तो डिजिटल भारत निधि का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में दूर संचार संपर्क को बढ़ाना। प्रोजेक्ट 76 के संबंध में
असत्य कथन को चुने। तो प्रोजेक्ट 76 के बारे में असत्य कथन क्या है? तो देखिए असत्य कथन क्या है। ये वाला सत्य है कि यह परियोजना प्रोजेक्ट 7501 फ्रांस का उत्तराधिकारी होगा। तो ये 7501 का नहीं बल्कि 75 का उत्तराधिकारी होगा। ठीक है। और जो 7501 है ना, ये फ्रांस का नहीं है बल्कि जर्मनी का है। ठीक है। तो 7501 कहाँ का है? तो जर्मनी का। तो प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत 12 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। तो प्रोजेक्ट 77 से 76 के तहत 12 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा और यह देश की पहली स्वदेशी पारंपरिक डिजिटल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी विकास परियोजना होगी। यह देश की पहली स्वदेशी पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी विकास परियोजना होगी। इसका विकास भारतीय नौसेना द्वारा किया जा रहा है। तो इसका विकास भारतीय नौसेना द्वारा किया जा रहा है प्रोजेक्ट 76 का। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। तो 20 नंबर में देखते हैं कि असत्य कथन क्या है। देखिए इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, यानी कि दोनों का ही दोनों कथन क्या है, सही है। कि मैक्सिको द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। तो ये क्या किया गया? अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया मैक्सिको द्वारा। तो मैक्सिको द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। क्वांटम सुपरपोजिशन का अर्थ क्या है? एक और जीरो का एक साथ प्रोसेस करना। तो क्वांटम सुपरपोजिशन का अर्थ क्या है? तो एक और जीरो का एक साथ प्रोसेस करना। अब 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर का मिलान करिए तो बी हो जाएगा मिलान। तो चलिए मिलान कर देते हैं कि रवि अग्रवाल सीबीडीटी के चेयरमैन हैं। तो रवि अग्रवाल किसके चेयरमैन है? सीबीडीटी के। राजेंद्र खन्ना अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। राजेंद्र खन्ना अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और टीबी रामचंद्रन ये कौन है? तो राष्ट्रीय गंगाधर उप सुरक्षा सलाहकार हैं। राष्ट्रीय गंगाधर उप सुरक्षा सलाहकार हैं रामचंद्रन। और डॉक्टर बी एन कौन है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष हैं। तो डॉक्टर बी एन कौन है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष हैं। सेवेक्स 2 के संबंध में सत्य कथन बताएं। तो सेवेक्स 2 के संबंध में सत्य कथन कौन है? तो दो ही इसमें सत्य कथन है, दूसरा और तीसरा। पहला चौथा गलत है। तो सेवेक्स 2 अत्याधुनिक घातक मिसाइल है, जो कि गलत है। ये मिसाइल नहीं है बल्कि ये अत्याधुनिक घातक रसायन है। कौन सा है? क्या है? तो रसायन है। तो सेवेक्स 2 क्या है? अत्याधुनिक रसायन है। टीएनटी की तुलना में 2.01 गुना ज्यादा घातक है। तो सेवेक्स 2 क्या है? तो टीएनटी की तुलना में 2.01 गुना ज्यादा घातक है। तो टीएनटी की तुलना में 2.01 गुना ज्यादा घातक है। इसका मूल्यांकन तथा परीक्षण भारतीय नौसेना द्वारा किया गया। तो सेवेक्स 2 का मूल्यांकन तथा परीक्षण भारतीय नौसेना द्वारा किया गया और इसका विकास पूर्णतः भारत में नहीं किया गया है। इसका विकास कहाँ नहीं किया गया है? भारत में नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि रुद्रम एक मिसाइल के संबंध में सत्य कथन बताइए। किसके बारे में? रुद्रम ओवन के बारे में। तो रुद्रम ओवन के बारे में दूसरा कथन सही है, पहला तीसरा गलत है। किसके बारे में? रुद्रम ओवन के बारे में। तो देखिए कह रहा है कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बल्कि एंटी रेडिएशन मिसाइल है। कैसा मिसाइल है? तो एंटी रेडिएशन मिसाइल है। तो भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन है? तो वो है रुद्रम ओवन। और इसका विकास किसने किया? तो डीआरडीओ ने। किसने विकास किया रुद्रम ओवन का? तो डीआरडीओ ने किया। रुद्रम मिसाइल का विकास कौन किया? रुद्रम ओवन का। तो डीआरडीओ ने। और यह सतह से हवा में मार करने के लिए विकसित किया गया, जिसे 500 मीटर से 15 किलोमीटर तक की अलग अलग ऊंचाइयों तक प्रक्षेपित किया जाता है। तो ये गलत है। ये सतह से हवा नहीं है बल्कि हवा से सतह है। क्या है? हवा से सतह तक मार करने वाली मिसाइल है।
और 500 किलोमीटर की ऊंचाई और 1500 किलोमीटर 500 से 1500 किलोमीटर तक की अलग ऊंचाई तक प्रक्षेपित किया। प्रोजेक्ट परी के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। तो प्रोजेक्ट परी के संदर्भ में दोनों ही कथन सही है। प्रोजेक्ट परी नई दिल्ली में आयोजित होने वाली विश्व धरोहर समिति की बैठक की 46वीं सत्र के अवसर पर शुरू किया गया। तो प्रोजेक्ट परी यह नई दिल्ली में आयोजित होने वाली विश्व धरोहर समिति की बैठक की 46वीं सत्र के अवसर पर शुरू किया गया और इस प्रोजेक्ट को केवल दिल्ली के लिए प्रारंभ किया गया। तो प्रोजेक्ट जो परी है वह नई दिल्ली में आयोजित होने वाली विश्व धरोहर समिति की बैठक की 46वीं सत्र के अवसर पर शुरू किया गया और ये प्रोजेक्ट को केवल दिल्ली के लिए प्रारंभ किया गया। तो ये दोनों ही पॉइंट क्या है, सही है। यूपीएससी की तैयारी के लिए नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु निर्माण योजना किस संस्थान द्वारा प्रारंभ किया? तो कोयला एवं खान मंत्रालय द्वारा। ठीक है, कोयला एवं खान मंत्रालय द्वारा किया गया। तो यूपीएससी की तैयारी के लिए नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु निर्माण योजना किस संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया? तो कोयला एवं खान मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि असत्य कथन का चयन कर लीजिए। तो असत्य कथन क्या हो जाएगा? तो कोई भी इसमें असत्य कथन नहीं है, तीनों ही क्या है, सत्य कथन है। कि भारत एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो भारत एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी के कुल 29 सदस्य हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी के कुल 29 सदस्य हैं। भारत 2024 में जीपीएआई का अध्यक्ष है। भारत 2024 में जीपीएआई का अध्यक्ष है। ठीक है। अगला प्रश्न, संविधान हत्या दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। तो इसमें दूसरा सही होगा, पहला तीसरा गलत होगा। ठीक है, यानी 25 जून 1975 को पहली बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो ये पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार था। ये पहली बार नहीं तीसरी बार था। ठीक है, तीसरी बार लगाया गया आपातकाल था। 25 जून 1975 को तीसरी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। आपातकाल लगभग 21 महीने तक चला था, जो कि सही था। सॉरी, ये वाला सही है। आपातकाल कितने महीने तक चला था? 21 महीने तक। अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के निलंबन से संबंधित है। ये बिल्कुल गलत है। ये 359 नहीं बल्कि 358 जो है आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के निलंबन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं 28। कह रहा है 11 जुलाई को 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो वो किया गया है रसिया। 11 जुलाई को 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो रसिया। ठीक है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण आईएसए के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से कोई कथन गलत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये तो कोई कथन गलत नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण वर्ष 2024 में यह अपनी स्थापना का 30वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो 2024 में यह अपनी स्थापना का 30वीं वर्षगांठ मना रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो वो मुख्यालय है जमैका किंगस्टन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 29 तो हो गया। 30 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस निम्नलिखित में से किस स्मृति में मनाया जाता है? तो वो स्मृति है तुंगस्का घटना की स्मृति में। और ये कब मनाया जाता है? 30 जून को। कब मनाया जाता है? 30 जून को। ठीक है। और साइबेरिया में ये क्षुद्र ग्रह विस्फोट हुआ था। साइबेरिया में ये क्षुद्र ग्रह क्या हुआ था? विस्फोट हुआ था। तुंगस्का घटना की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाते हैं। अराकू कॉफी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ था। यह किस राज्य में पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। अराकू कॉफी
आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ये चर्चा का विषय था हाल ही में। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय लेखाओं के लिए आधार वर्ष के संशोधन की समीक्षा करने के लिए किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तब वो किया गया है विश्वंताह गुलदार को। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय लेखाओं के लिए आधार वर्ष के संशोधन की समीक्षा करने के लिए किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो विश्वंताह गुलदार को। भारत सरकार ने हाल ही में घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 3250 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर कितने रुपया प्रति टन कर दिया गया है? तो वो कर दिया गया है कितना टन? तो वो कर दिया गया है 6000 रुपया प्रति टन। कितना? 6000 रुपया प्रति टन। फिर से सुनिए क्वेश्चन। भारत सरकार ने हाल ही में घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 3250 रुपया प्रति टन से बढ़ाकर कितना रुपया कर दिया गया है? तो 6000 रुपया प्रति टन कर दिया गया है। विंडफॉल टैक्स जो है, विंडफॉल टैक्स ये 1 जुलाई 2022 से लागू हुआ है। भारत 8वां स्थान है उत्पादक देश में कॉफी के लिए। कर्नाटक, केरल, इसको ऐसे याद रख लीजिए, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जो है जो कॉफी के उत्पादन के लिए शीर्ष राज्य है। प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। उनका संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इनके संबंध में जो कथन गलत है वो ये वाला है कि 125वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। 125वीं नहीं दोस्तों, 122वां। तो प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। उनका संबंध 122वां पुण्यतिथि से है। इसकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 12 जनवरी के रूप में मनाया जाता है। और 1893 में क्या हुआ था? खेतरी राज्य के महाराजा अजीत सिंह के अनुरोध पर उन्हें विवेकानंद नाम अपनाया। तो विवेकानंद नाम किनके अनुरोध पे? अजीत सिंह के। अजीत कौन थे? खेतरी राज्य के राजा। प्रत्येक वर्ष जून में मनाया जाने वाला गौरव माह प्राइड मंथ निम्नलिखित वर्ग समूह द्वारा मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है LGBTQ समुदाय वर्ग के। LGBTQ समुदाय वर्ग के हैं गौरव माह प्राइड मंथ मनाया गया। हाल ही में अब सौर की घटना हुई, यह किस तिथि को घटित हुआ? तो ये घटना जो घटित हुआ 36 का, वो हुआ 5 जुलाई को। तो अब सौर की घटना कब हुआ? 5 जुलाई को। लाम्बोयक क्षेत्र के जाना नामक स्थान पर रेत के टीले में दबे 4000 वर्ष पुराने एक अनुष्ठानिक मंदिर का पता लगाया गया है। यह अनुष्ठानिक मंदिर किस देश में स्थित है? तो पेरू में स्थित है। लाम्बोयक क्षेत्र के जाना नामक स्थान पर रेत के टीले में दबे 4000 वर्ष पुराने एक अनुष्ठानिक मंदिर का पता लगाया गया है। यह अनुष्ठानिक मंदिर किस देश में स्थित है? पेरू में स्थित है। भारत का स्वदेशी रक्षा उत्पादन वर्ष 2023-24 में 1.27 लाख करोड़ रुपया के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है? तब वो दर्शाता है 16.7%। भारत का स्वदेशी रक्षा उत्पादन वर्ष 2023-24 में 1.27 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है? 16.7%। विश्व की प्राचीनतम ज्ञात आलंकारिक गुफा चित्रकला लगभग 51,200 वर्ष पुरानी है। हाल ही में यह चित्रकला निम्नलिखित में से किस देश में पाई गई है? तब वो पाया गया है इंडोनेशिया में। विश्व की प्राचीनतम ज्ञात आलंकारिक गुफा चित्रकला लगभग 51,200 वर्ष पुरानी है। हाल ही में यह चित्रकला निम्नलिखित में से किस देश में पाई गई है? इंडोनेशिया में। देश की पहली ट्रांस वुमेन दरोगा के रूप में चयनित निम्न में से कौन हुई है? तो वो हुई है मानवी मधु। कौन हुई है? मानवी मधु कश्यप। पूरा नाम क्या है? मानवी मधु कश्यप। देश की पहली ट्रांस वुमेन दरोगा के रूप में चयनित कौन हुई है? तो मानवी मधु कश्यप। और ये बांका जिले की है। ठीक है, ये बांका जिले की है। और देखिए, ये तो ट्रांस वुमेन थी, ट्रांस मैन भी हुआ है, 2 बना है। वो एक का नाम है रोहित झा,
एक का नाम क्या है, रोहित झा जो दरोगा बने हैं, एक का नाम है बंटी कुमार। तो बंटी कुमार रोहित झा ट्रांसमैन हो गए, ट्रांस वुमेन मानवी मधु कश्यप। एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक ने भारत में महिलाओं को आवास ऋण प्रदान करने के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ $60 मिलियन का वित्त पोषण समझौता किया है। इस वित्त का खर्च निम्नलिखित में से किन राज्यों में किया जाएगा? तो वो किया जाएगा, सभी के सभी आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सभी के सभी आंसर हो जाएंगे कि बिहार और छत्तीसगढ़ में भी, उड़ीसा और राजस्थान में भी, झारखंड और मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी। तो एडीबी ने भारत में महिलाओं को आवास ऋण प्रदान करने के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ $60 मिलियन का वित्त पोषण समझौता किया है। इस वित्त का खर्च निम्नलिखित में से किन राज्यों में किया जाएगा? तो बिहार और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल। अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग ने 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है। इस 5 सदस्यीय सलाहकार समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेंगे? तब वो कौन करेंगे दोस्तों? तो वो करेंगे पूनम गुप्ता। कौन करेंगे? पूनम गुप्ता। अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग ने 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है। इस 5 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता पूनम गुप्ता करेंगे। आईएनएस टावर्स का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस परिसर में किया गया है? तब वो किया गया है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के सचिवालय में। ठीक है, आईएनएस टावर्स का उद्घाटन किस परिसर में किया गया है? तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के सचिवालय। कनिष्क नारायण जुलाई 2024 में ब्रिटेन में आयोजित चुनाव में लेबर पार्टी की ओर से सांसद बने हैं। इनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो वो है मुजफ्फरपुर से। कनिष्क नारायण जुलाई 2024 में ब्रिटेन में आयोजित चुनाव में लेबर पार्टी की ओर से सांसद बने हैं। इनका संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से है। अब देखना है कि कौन सा कथन इसमें गलत है। तो इसमें से गलत कथन कौन है? तो इसमें से गलत कथन कोई नहीं है, दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। कि पहला कह रहा है कि बिहार के भोजपुर जिला से संबंध रखने वाली अनिमा कुमारी ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेफ चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक जीता है। बिल्कुल सही, मैंने सिल्वर पदक जीते हैं। सिल्वर पदक कौन? तो भोजपुर के जिले की अनिमा कुमारी। और बेलग्रेड में, सर्बिया के बेलग्रेड में वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप हुआ है। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग जो है हैच चीयर फॉर भारत था। तो पेरिस ओलंपिक में भारत का हैशटैग क्या था? तो हैच चीयर फॉर भारत। अब देखना है कौन सा पुट गलत है इसमें से। तो दूसरा गलत है दोस्तों, बाकी पहला, तीसरा, चौथा सही है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस और 3 जुलाई को जीएसटी दिवस नहीं मनाया जाता है। ठीक है, 3 जुलाई को जीएसटी दिवस नहीं, बल्कि 14 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कौन सा कथन सत्य है, ये आप लोग को बताना है। तो इसमें से सारे के सारे कथन क्या हैं? सत्य हैं। कि रेलवे श्रेणी के अंतर्गत प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पुरस्कार 2024 ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला को दिया गया। तो ये सही है कि रेलवे श्रेणी के अंतर्गत प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पुरस्कार 2024 ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला को दिया गया। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन कौन है इसको चुनने कह रहा है। तो इसमें से कोई भी गलत कथन नहीं है। कह रहा पंजाब का जो फाजिल्का जिला छात्रों में रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए बैग फ्री डे की शुरुआत करने वाला पंजाब का पहला जिला बन गया है। तो पंजाब का फाजिल्का जिला छात्रों में रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए बैग फ्री डे की शुरुआत करने वाला पंजाब का पहला जिला बन गया है।
मध्य प्रदेश के इंदौर शहर द्वारा एक दिन में सर्वाधिक 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर द्वारा एक दिन में सर्वाधिक 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया गया है। संस्कृतम 2024 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया गया? तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान संस्कृतम 2024 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया गया? तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न देखिए इसमें से, कह रहा है कि गलत कथन बताइए कि कौन सा है। तो इसमें से पहला कथन गलत है, दूसरा कथन क्या है? सही है। पहला कह रहा है कि झारखंड सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना, कौन सा योजना? मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की। तो ये झारखंड सरकार के द्वारा नहीं किया गया है ये वाला, बल्कि झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री माई कुई क्या है? मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना ये झारखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है। साइमन मार्क, क्या नाम है? साइमन मार्क को भारत के पहले यूनिवर्सल एआई विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। भारत का पहला यूनिवर्सल एआई विश्वविद्यालय, भारत का पहला यूनिवर्सल एआई विश्वविद्यालय का कुलपति किनको नियुक्त किया गया है? तो साइमन मार्क को नियुक्त किया गया। किनको नियुक्त किया गया है? साइमन मार्क को नियुक्त किया गया है। अब ये सेट खत्म हो गया। तो अब देखते हैं हम लोग 16 से 31 जुलाई 16 से 31 जुलाई तक का करंट अफेयर। तो आइए, इसमें भी 50 क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरू किया? तो वो किया केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने। तो जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। ठीक है, चौथी बीमस्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये पूछ रहा है। तो जो सत्य कथन होगा पहला, दूसरा गलत है। कह रहा है चौथा जो बीमस्टेक सुरक्षा प्रमुख, ये कह रहा है सुरक्षा प्रमुख की बैठक हुआ है। तो ये बैठक हुआ है म्यांमार के नौपीड़ा में आयोजित किया गया। म्यांमार के नेपीडा में आयोजित किया गया है चौथा बीमस्टेक सुरक्षा प्रमुख की बैठक। और भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरधर अमाने ने नहीं बल्कि कौन किया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया है। तो अजीत डोभाल कौन है? अजीत डोभाल तो वो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, और उन्होंने ही भारत का प्रतिनिधित्व किया है, रक्षा सचिव नहीं किए थे ये, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किए थे। यहाँ पर देखते हैं हम लोग राज्य और राज्यपाल के रूप में। तो तेलंगाना का जो अभी बने हैं फिलहाल, वो कौन बने हैं? तो जिष्णुदेव वर्मा, तेलंगाना का राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा। सिक्किम का राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, झारखंड का संतोष कुमार गंगवार, और रमन डेका राज्यपाल बने हैं छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ का राज्यपाल रमन डेका, झारखंड का संतोष कुमार गंगवार, सिक्किम का ओम प्रकाश माथुर, तेलंगाना का जिष्णुदेव वर्मा। कुछ और याद रख लीजिए इसी संदर्भ में बने थे मेघालय के, उनका नाम है CH विजय शंकर। क्या नाम है? CH विजय शंकर। राजस्थान का भी आप लोग नाम याद रख लीजिए कि राजस्थान में बने थे हरिभाऊ, क्या बने थे? हरिभाऊ किसान, हरिभाऊ किसान राव वागरे। कौन बने थे? राव वागरे। और महाराष्ट्र के कौन बने हैं? तो महाराष्ट्र में जो बने हैं उनका नाम है CP राधा कृष्णन। कौन बने हैं? CP राधा कृष्णन। और एक चंडीगढ़ का प्रशासक और पंजाब का राज्यपाल कौन बने हैं? तो गुलाब कटारिया बने। कौन बने हैं? गुलाब कटारिया बने हैं। अच्छा, असम में भी कोई बने हैं। देखिए, असम का और मणिपुर का दोनों एक ही हैं। और याद रखिएगा
आचार्य लक्ष्मण प्रसाद आचार्य याद रखिएगा, ठीक है। और कैलाश नाथन याद रखिएगा, पुडुचेरी का उपराज्यपाल कैलाश नाथन। शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा शुरू की गई अस्मिता परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो वो है अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें विकसित करना, ठीक है। कितना? 22,000 पुस्तकें विकसित करना है। तो शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय विद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा शुरू की गई अस्मिता परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें विकसित करना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि खर्ची पूजा किस राज्य में मनाई जाती है? तो खर्ची पूजा जो है किस राज्य में मनाई जाती है? तो वो त्रिपुरा में। खर्ची पूजा कहाँ किस राज्य में मनाई जाती है? त्रिपुरा में। और मेघालय में और कौन सा मनाया जाता है मेघालय में? तो मेघालय के लिए आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिए। तो मेघालय में आप लोग याद करिए बंगाला महोत्सव। बंगाला महोत्सव मेघालय में। नोग क्रेम कहाँ? मेघालय में। नोग क्रेम मेघालय में। फिर नोगक्रेम नृत्य महोत्सव ये मेघालय में ही मनाया जाता है। और अगर मैं बात करूं सिक्किम की, तो सिक्किम से आप लोग कुछ मेला याद रख लीजिए। नाम है बिहू अम्बुबाची। बिहू मेला और अम्बुबाची मेला ये कहाँ मनाया जाता है? अम्बुबाची। तो असम में, नहीं सॉरी सिक्किम में, सॉरी सिक्किम का नहीं था, ये असम का था। तो असम में क्या क्या मनाया जाता है? बिहू और अम्बुबाची। मेघालय में बंगला नोमक्रेम नृत्य मनाया जाता है। अगर बात करें नागालैंड की, ठीक है, कहाँ की? नागालैंड की। तो नागालैंड में भी 2-3 को मनाए जाते हैं। एक का नाम याद रखिएगा मुआतसू मुआतसू मुआत्सु मोंग। और हॉर्नबिल, क्या? हॉर्नबिल फेस्टिवल। और एक है एओलिंग महोत्सव। क्या महोत्सव? एओलिंग महोत्सव। और नागालैंड और मणिपुर और नागालैंड में कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? तो लुई एनगाई गाई नी, ठीक है। और सिक्किम में आप लोग याद रख लीजिए, सिक्किम का हम आपको याद करवा देते हैं। तो वो हो जाएगा सागा दावा लोसुंग फेस्टिवल। सागा दावा और लोसुंग फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? तो सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। इतना आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं और गलत कथन के बारे में चयन करते हैं। तो इसमें से गलत कथन कौन हो जाएगा? तो ये पहला गलत है, दूसरा सही है। कह रहा बिहार हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो पहला राज्य तो मध्य प्रदेश है दोस्तों, ये पहला है। और बिहार जो बना है वो दूसरा बन गया है, जो कि मेडिकल की पढ़ाई को किस चीज में करेगा? तो हिंदी में करेगा, ठीक है। तो इतना बात तो आप लोग याद रखेंगे। दूसरा कह रहा है कि वैश्विक आईटी कंपनी HCL ने बिहार के पटना में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय डिलीवरी सेंटर शुरू किया है, ठीक है। तो वैश्विक आईटी कंपनी HCL ने बिहार के पटना में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय डिलीवरी सेंटर शुरू किया है। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन के बारे में बताएं। तो इसमें से दूसरा सही होगा, पहला गलत। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा भारत की सूची 82वां स्थान नहीं बल्कि 83वां स्थान है, ठीक है। कितना देश स्थान है? तो 83वां देश। और इस रैंक के साथ भारत 58 देशों में वीजा फ्री घूम सकता है, ठीक है। और सिंगापुर को सूची में दूसरा स्थान रखा गया है। तो बिल्कुल सही है, सिंगापुर को दूसरा सूची में दूसरे स्थान पर रखा गया है। दूसरा स्थान पर रखा गया है, हाँ दूसरा स्थान पे। और यानी कि सिंगापुर के बाद जो नंबर आता है वो फ्रांस का नंबर आता है, और फिर फ्रांस के बाद जर्मनी का नंबर आता है, और फिर इटली को। और इसमें सबसे लास्ट में अफगानिस्तान को रखा गया है, 105वां रैंक। 105वां रैंक एक अफगानिस्तान को रखा गया है।
यहाँ पे ये कंफ्यूज मत करिएगा। देखिए टोटल देश शामिल हुआ था 195 देश में, ये रैंक बन रहा है, और अफगानिस्तान का जो सबसे आखिरी है वो उसका रैंक 105 है। इससे कंफ्यूज मत करिएगा। इसका कारण ये होता है कि बहुत सारे देश जो हैं जो एक ही रैंक पे अवस्थित है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन के बारे में बताएं। तो इसमें जो सही कथन हो जाएगा, ये पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत होगा। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वां सत्र के इस सत्र की मेजबानी भारत ने पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच नई दिल्ली में किया। तो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के संबंध में मेजबानी कौन किया? तो भारत ने पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच नई दिल्ली में किया। सत्र का दौरान दुनिया भर के 24 नए विरासत स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया। तो सत्र के दौरान दुनिया भर के 24 नए विरासत स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया। तो ये लास्ट वाला पॉइंट गलत है कि अहोम राजवंश के टीला दफनाने की प्रणाली मुइज्जम को भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में जोड़ा गया। तो ये 44वां नहीं बल्कि 43वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूची में जोड़ा गया है। ठीक है। 9वां नंबर का क्वेश्चन कि वार्षिक कटारगामा एसाला महोत्सव किस देश में मनाया गया है? तो वो मनाया गया है श्रीलंका। वार्षिक कटारगामा एसाला महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो श्रीलंका। विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में एंटी डंपिंग शुल्क लगाने में कौन सा देश विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है? तो वो कौन सा देश है? तो वो है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में एंटी डंपिंग शुल्क लगाने में कौन सा देश विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। और सेकंड रैंक कौन है? तो भारत है। कौन है? सेकंड रैंक भारत है। किस कंपनी ने सर्च जीपीटी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वो किया है ओपन एआई ने। किस कंपनी ने सर्च जीपीटी लॉन्च करने की घोषणा की है? ओपन एआई ने। नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और विचार करने के बाद सही कथन को बताएं। तो सही कथन क्या हो जाएगा? 2 और 3। नेपाल की नई सरकार केपी शर्मा ओली जो हैं, जो दूसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं बल्कि ये तीसरी बार हुए हैं। कितने नंबर का है प्रधानमंत्री? तीसरे नंबर का है। तो नेपाल में जो नई सरकार का गठन में केपी शर्मा ओली हैं, वो तीसरा बार नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी और नेपाली कांग्रेसी का गठबंधन है। नेपाली कांग्रेस का गठबंधन है। नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी और नेपाल कांग्रेसी का गठबंधन है। अगला प्रश्न, नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ है। ठीक है। नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ है। 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में बताइए। तो दूसरा कथन सत्य है और पहला गलत है। अभ्यास खान क्वेस्ट ये भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय समझौता नहीं है बल्कि बहुपक्षीय समझौता है। ठीक है। तो खान क्वेस्ट कैसा है? तो भारत और मंगोलिया के बीच बहुपक्षीय समझौता है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था। तो ये सही है। खान क्वेस्ट मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया। भारत का पहला एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई। भारत का पहला एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा केंद्र जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में किया गया। किस देश ने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? तो वो संभाला है भारत ने। किस देश ने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? तो वो भारत ने संभाली है। अगला, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है
इसके बारे में बताइए। तो देखिए ये जो सत्य कथन है ना, वो दोनों का दोनों ही गलत है, और दोनों का दोनों क्या है, गलत है, उल्टा कर दिया गया है। कहा गया है कि उर्सुला बॉन डेर लेन को दूसरे कार्यकाल के लिए यूरोपीय संसद का अध्यक्ष चुना गया है। नहीं, ये यूरोपीय संसद का नहीं बल्कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में। मैं यहाँ लिखता हूँ, एक बार तो मैं बता ही दिया था पिछले वीडियो में, यूरोपीय आयोग, आयोग के अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो बताइएगा कौन, तो उर्सुला, उर्सुला वॉन डेर लेयर, ठीक है। और अगर कोई पूछा जाए कि यूरोपीय संसद, क्या यूरोपीय संसद के अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो बताइएगा रॉबर्टा, रॉबर्टा मेट शोला बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें और कौन सा कथन गलत है इस पे जिक्र करिए। तो इसमें से दोनों ही कथन क्या है, गलत है, ठीक है। मतलब भारत 2027 नहीं बल्कि 2025 में एक दिवसीय पुरुष एशिया कप की मेजबानी करेगा। तो पुरुष एक दिवसीय पुरुष एशिया कप की मेजबानी कब करेगा भारत, तो वो करेगा 2025 में। और बांग्लादेश 2025 में T20 कप का मेजबानी नहीं बल्कि 2027 में करेगा T20 एशिया कप की मेजबानी। 18 नंबर का प्रश्न, वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए गए ग्रीन जिंक ब्रांड का नाम क्या है, तो इकोजेन नाम है। क्या नाम है, इकोजेन। वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए गए ग्रीन जिंक ब्रांड का नाम इकोजान है। कौन सा राज्य अपने प्राकृतिक संसाधनों को मौद्रिक मूल्य प्रदान करते हुए सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तब वो बन गया है उत्तराखंड। और जीईपी, जीईपी में वायु, जल, मृदा और वन आते हैं, ठीक है। यानी कौन सा राज्य अपने प्राकृतिक संसाधनों को मौद्रिक मूल्य प्रदान करते हुए सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो वो कौन बन गया है, तो वो बन गया है उत्तराखंड। 20 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। 20 नंबर में पूछ रहा है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। तो सही कथन कौन सा है दोस्तों, ये वाला बताइए। तो इसमें से 1 और 2 सही है और तीसरा गलत है। कह रहा है कि 23 जुलाई को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब विचार जब करिएगा तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया। तो ये सही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया। बजट का कुल जो परिव्यय है वो 48.21 लाख करोड़ रुपया है। बजट का कुल परिव्यय 48.21 लाख करोड़ रुपया है। अगला ये पॉइंट गलत है। कह रहा है कि भारत नेपाल को अधिकतम विदेशी सहायता प्रदान करता है। तो भारत नेपाल को नहीं बल्कि भूटान को अधिकतम विदेशी सहायता प्रदान करता है। किस राज्य सरकार ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना शुरू की है, तो वो किया है महाराष्ट्र ने। किस राज्य सरकार ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु लाडला भाई योजना शुरू किया है, महाराष्ट्र ने। मलेशिया, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो वो कौन है, तो वो है लक्ष्मी झा, झा, ठीक है, लक्ष्मी झा। तो मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो कौन है, तो वो है लक्ष्मी झा। और लक्ष्मी झा के बारे में तो बहुत बार आप लोग को बता दिया, तो आगे बढ़ते हैं। सत्य कथन के बारे में चुनने कह रहा है, तो इसमें से सत्य कथन कोई नहीं है। पहला गलत कह रहा है कि भारत के वर्तमान विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा नहीं है बल्कि विक्रम मिस्त्री हैं। कौन है, तो विक्रम मिस्त्री हैं। पूर्व विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने जुलाई 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया। तो ये विक्रम मिस्त्री को नहीं बल्कि विनय विनय मोहन क्वात्रा ने, ठीक है। तो पूर्व विदेश सचिव कौन है, तो विनय मोहन क्वात्रा को जुलाई 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। तो आप लोग ऐसे याद रख लीजिए, वर्तमान का विदेश सचिव अगर कौन पूछे, भारत का विदेश सचिव पूछे तो बताइएगा विक्रम मिस्त्री। कौन बताइएगा, विक्रम मिस्त्री। अगर पूछे कि यूएसए में भारत का नया राजदूत कौन है, यूएस में भारत का राजदूत, तो बताइएगा विनय मोहन क्वात्रा।
25 नंबर देख लीजिए, कौन सा कथन आप लोग को सत्य दिख रहा है इसमें से? हमको तो सारा का सारा कथन क्या दिख रहा है? सत्य ही दिख रहा है। एक्चुअली इसमें सत्य के लिए नहीं, इसमें गलत के लिए होना चाहिए, असत्य के लिए, ठीक है। तो इसमें से हाँ सॉरी, इसमें सब कथन क्या है? गलत है। कोई भी कथन नहीं, ये सही तो है कि सब कथन गलत है जी। कह रहा कि प्रोफेसर राम बच्चन राय, क्या है? प्रोफेसर राम बच्चन राय बिहार विधानसभा परिषद के सभापति नहीं हुए हैं, बल्कि बिहार विधान सभा, ये परिषद नहीं बल्कि सभा के सभापति हैं, ठीक है। माने लेजिस्लेटिव असेंबली के सभापति हैं। प्रोफेसर राम बच्चन राय बिहार विधान सभा के सभापति हैं। प्रोफेसर राम बच्चन राय बिहार विधानसभा के सभापति हैं। और बिहार राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए ई शिक्षा कोष ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये स्कूली छात्रों के लिए नहीं है, बल्कि ये शिक्षकों के लिए है। किसके लिए है? ये शिक्षकों के लिए है। तो बिहार राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ई शिक्षा कोष ऐप लॉन्च किया गया है। गांधी मैदान पटना में वीर नारी सम्मान समारोह 2024 का आयोजन किया गया। तो ये गलत है। ये कहाँ किया गया है? गांधी मैदान में नहीं बल्कि दानापुर कैंट में किया गया है। दानापुर कैंट में वीर नारी सम्मान समारोह 2024 का आयोजन किया गया है। तो ये पॉइंट हो जाएगा ऐसे में सही। 26 का प्रश्न देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि असत्य कथन को चुने। तो असत्य कथन कौन हो जाएगा इसमें से? तो इसमें से कोई भी असत्य कथन नहीं है। कह रहा है कि बीम स्टेक विदेश मंत्रियों की रिट्रीट का पहला संस्करण वर्ष 2023 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि बीम स्टेक विदेश मंत्रियों की रिट्रीट का पहला संस्करण वर्ष 2023 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। और बीम स्टेक विदेश मंत्रियों की रिट्रीट का दूसरा संस्करण वर्ष 2024 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये बात बिल्कुल ही सही है कि बीम स्टेक विदेश मंत्रियों की रिट्रीट का दूसरा संस्करण वर्ष 2024 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड की GRSE त्वरित नवाचार प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में किनके द्वारा किया गया है? तब वो किया गया है संजय सेठ के द्वारा। किनके द्वारा? संजय सेठ के द्वारा। ये कौन है? तो रक्षा राज्य मंत्री है। कौन है? रक्षा राज्य मंत्री हैं। कोलकाता में गार्डनर रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड की GRAC त्वरित नवाचार प्रोत्साहन योजना, GRAC का मतलब क्या हो गया? तो एक्सेलरेटेड इनोवेशन न्यूट्रिंग स्कीम गेम्स, है ना। कौन किया? तो संजय सेठ ने। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की परिषद के 132वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तब वो किया गया लंदन में। कहाँ किया गया? लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की परिषद की 132वें सत्र का आयोजन लंदन में किया गया। IMO यानी समुद्री संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लंदन में है। हेडक्वार्टर लंदन में। और इसके चीफ कौन है? तो किटाक लीम। किटाक लीम। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस के निम्नलिखित में से किस राज्य के सभी जिलों में लागू किया गया? तब वो लागू किया गया मध्य प्रदेश। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भी पहला राज्य मध्य प्रदेश ही है। तो प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस को निम्नलिखित में से किस राज्य के सभी जिलों में लागू किया गया? तो मध्य प्रदेश। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तब वो मनाया जाता है 17 जुलाई को। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई को। निम्नलिखित में से किन राज्यों में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना में भाग लेने में अनिच्छुक होने के कारण समग्र शिक्षा अभियान के तहत निधि आवंटित करना समाप्त कर दिया है? तो वो कर दिया गया है 1 2 3। चौथा गलत है। मतलब निम्नलिखित में से किन राज्यों में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना में भाग लेने में अनिच्छुक होने के कारण समग्र शिक्षा अभियान SSA के तहत आवंटित करना समाप्त कर दिया है? तो दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी बंगाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उमलिंगला दर्रा हाल ही के दिनों में चर्चा का कारण बना हुआ था। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो होगा दोस्तों 32 में, तो वो हो जाएगा कि 100 किलोग्राम अधिकतम टेक ऑफ वजन
मानव रहित हवाई हवाई वाहन का परीक्षण किया गया, ठीक है, परीक्षण किया गया। तो उमिलिगला दर्रा हाल ही के दिनों में चर्चा का कारण बना हुआ था। क्या कारण था? तो 100 किलोग्राम अधिकतम टेक ऑफ वजन मानव रहित हवाई वाहन का परीक्षण किया गया है, ठीक है। 33 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कार्रवाई के लिए आह्वान कार्रवाई के लिए आह्वान निम्नलिखित में से किस दिवस का विषय है? तो वो किस दिवस का विषय है दोस्तों? तो वो विषय है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का विषय है। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आप लोग को पता होगा कि 29 जुलाई को मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक ना। अच्छा, 18 जुलाई को भी कुछ मनाया जाता है क्या? तो 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला दिवस। 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। और 20वें मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को, 22 जुलाई को। और 20 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 20वें शतरंज दिवस, 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस और 20वें शतरंज दिवस मनाया जाता है, शतरंज दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। एक याद रखिए 26 जुलाई, 26 जुलाई को विश्व मैंग्रोव दिवस मनाया जाता है, ठीक है, मैंग्रोव दिवस। और 27 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का 18वां स्थापना दिवस। प्रीति सूदन को यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कौन सा कथन इसमें प्रीति सूदन के बारे में गलत है? ये आप लोग को बताना है। कोई भी गलत नहीं है प्रीति सूदन के बारे में कि इसकी इस प्रीति सूदन को यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया, नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति से पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पद पर अपनी सेवा दे रहे थे। प्रीति सूदन कहाँ सेवा दे रहे थे? तो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पद पर अपनी सेवा दे चुकी थी। और प्रीति सूदन आंध्र प्रदेश कैडर के बैच की रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। प्रीति सूदन आंध्र प्रदेश कैडर की 1983 बैच की रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। निम्नलिखित में से किनको 142 सत्र में भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के रूप में सर्वसम्मति से फिर से चुना गया? तो वो चुना गया, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, उनका नाम है नीता अंबानी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीता अंबानी। फिर से क्वेश्चन सुनिए, निम्नलिखित में से किनको 142वें सत्र में भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के रूप में सर्वसम्मति से फिर से चुना गया? नीता अंबानी को। हाल ही में केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश स्वीकार करते हुए निम्नलिखित में से किनको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है 1 और 2 को, माने न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन को। और 51वां नंबर के चीफ जस्टिस हैं संजीव खन्ना। 91 नंबर के चीफ जस्टिस कौन है? संजीव खन्ना। और आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जज होते हैं। कितने जज होते हैं? 34। एक चीफ जस्टिस होते हैं और 33 को अन्य न्यायाधीश होते हैं। चांदीपुरा वायरस के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वो कथन सही है सारे के सारे। तो चांदीपुरा वायरस रबडोविरिडे फैमिली का एक आरएनए वायरस है। तो चांदीपुरा वायरस रबडोविरिडे फैमिली का एक आरएनए वायरस है। इस वायरस की वजह से बच्चे दिमागी बुखार का शिकार हो सकते हैं। तो इस वायरस की वजह से, मैंने चांदीपुरा वायरस के वजह से बच्चे दिमागी बुखार इंसेफ्लाइटिस का शिकार हो सकते हैं। वर्ष 1966 में महाराष्ट्र के नागपुर के चांदीपुरा गांव में 15 वर्ष तक के बच्चों को मौत होने लगी थी, जिसके पीछे का कारण एक वायरस निकला, ठीक है। 1966 में महाराष्ट्र के नागपुर के चांदीपुरा गांव में 15 वर्ष तक के बच्चों के मौत होने लगी, जिसके पीछे का कारण क्या निकला? तो जिसके पीछे का कारण एक वायरस निकला, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 करा कि निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल है? तब वो कौन है? तो वो है चराइदेव मुइज्जम। हाल ही में जापान के सुदूर द्वीप मिनामी तोरोशिमा के निकट समुद्री तल पर निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण खनिज भंडार की खोज की है? तो वो खोज की है कोबाल्ट और निकेल की। तो हाल ही में जापान के सुदूर द्वीप मिनामी तोरिशिमा के निकट
समुद्री समुद्री तल पर निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण खनिज भंडार की खोज की है? तो कोबाल्ट और निकेल। सियाचिन में सेना वायु रक्षा कोर की पहली अधिकारी बनी है, तो वो बनी है कौन? कैप्टन सुप्रीता। सियाचिन में वायु रक्षा कोर की पहली अधिकारी कौन बनी है? तो कैप्टन सुप्रीता। कैप्टन सुप्रीता। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस के ई लर्निंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 12 आधिकारिक भाषाओं में उपलब्ध कराए गए हैं। कौन सी आधिकारिक भाषा को शामिल नहीं किया गया है? तो बताइए इसमें से नीचे दिए गए कौन सी भाषा है जिसको शामिल नहीं किया गया है? तो सिंधी और मैथिली, बोडो, डोगरी को शामिल नहीं किया गया है। बाकी असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम, मराठी, उड़िया और पंजाबी को शामिल किया गया है। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस के ई लर्निंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 12 आधिकारिक भाषाओं में उपलब्ध कराए गए हैं। तो असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी। बाकी सिंधी, मैथिली, बोडो, डोगरी को नहीं किया गया है। अब बताना है फिर से कौन सा कथन 42 नंबर में सही है। तो जो 42 नंबर में कथन सही है सभी के सभी हैं कि सरस्वती नदी को हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख भूमिका थी। इसके सूखने से इस सभ्यता के पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो सरस्वती नदी की हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख भूमिका थी और इसके सूखने से इस सभ्यता के पतन में का मार्ग प्रशस्त हुआ। ग्रीनविच मध्याह्न रेखा को अपनाने से पूर्व भारत की अपनी प्रधान मध्याह्न रेखा जिसे मध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये बात भी सही है जो कि उज्जैन शहर से होकर गुजरता है। ग्रीन बीच मध्याह्न रेखा को अपनाने से पूर्व भारत की अपनी प्रधान मध्याह्न रेखा थी जिसे मध्य रेखा के नाम से जाना जाता था, जो उज्जैन शहर से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन को छोड़ देना है। क्या करना है? इस क्वेश्चन को छोड़ देना है। ठीक है। अगला सेंटर फॉर ये सिप्री माने सेंटर फॉर सिप्री नहीं है बल्कि क्रिया है। क्रिया सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा भारत में जनवरी से जून 2024 तक की अवधि को कवर करते हुए मध्य वार्षिक वायु गुणवत्ता मूल्यांकन किया गया। इससे संबंधित गलत कथन कौन से हैं? तो इससे संबंधित जो गलत कथन होंगे वो कोई भी गलत कथन नहीं है। किससे संबंधित? क्रिया। क्रिया क्या है? तो क्रिया क्या है? तो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा भारत में जनवरी से जून 2024 तक की अवधि को कवर करते हुए मध्य वार्षिक वायु गुणवत्ता मूल्यांकन किया गया। इसमें असम मेघालय सीमा पर स्थित बर्नीहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। असम मेघालय सीमा पर स्थित बर्नीहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। दिल्ली के तीसरे सबसे प्रदूषित शहर के रूप में शामिल किया गया है। दिल्ली को तीसरे सबसे प्रदूषित शहर के रूप में शामिल किया गया है। 23 जुलाई 2024 को निम्नलिखित में से किनकी जयंती के तौर पर मनाया गया है? तो ये मनाया गया है चंद्रशेखर आजाद। 23 जुलाई 2024 को निम्नलिखित में से किनकी जयंती के तौर पर मनाया गया है? तो चंद्रशेखर आजाद। नासा ने हॉलीवुड गायिका मिसी इलियट के किस गीत को डीप स्पेस नेटवर्क के माध्यम से शुक्र ग्रह तक प्रेषित किया है? तो नासा ने हॉलीवुड गायिका मिसी इलियट के किस गीत को डीप स्पेस नेटवर्क के माध्यम से शुक्र ग्रह तक प्रेषित किया है? तब वो किया है द रेन। क्या है? द रेन। 47 नंबर बैलिस्टिक मिसाइल कौन सा बैलिस्टिक मिसाइल है? तो वो है सभी। अग्नि भी है, प्रहार भी है, पृथ्वी भी है, K4 भी है, धनुष भी है, त्रिशूल भी बैलिस्टिक मिसाइल है। तो अग्नि, प्रहार, पृथ्वी, त्रिशूल, धनुष, K4। मैग्नेटोफोसिल्स मैग्नेटोक्टिक बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित चुंबकीय कणों के जीवाश्म अवशेष निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित में रॉक वर्निश परतों में देखे गए हैं? तो वो देखे गए हैं लद्दाख में। मैग्नेटोफोसिलस मैग्नेटोक्टिक्स बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित चुंबकीय कणों के जीवाश्म अवशेष निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित में रॉक वर्निश परतों में देखे गए हैं? तो लद्दाख। टाइफून गेमी हाल के समाचार पत्रों में चर्चा के विषय बना हुआ था। यह निम्नलिखित में से किस देश में अपना प्रभाव छोड़ा है? तब वो छोड़ा है तीनों में।
चीन ताइवान फिलीपींस में टाइफून गेमी हाल के समाचार पत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ था। यह निम्नलिखित में से किस देश में अपना प्रभाव छोड़ा? तो चीन ताइवान फिलीपींस में। इंटरनेशनल टेनिस ऑफ हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो विजय अमृतराज को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो विजय अमृत राज को किया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पूरे मंथ का खत्म हो गया, जुलाई महीने का खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगस्त महीने को लेकर। तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, अब 3 ही महीना को और बच गया है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।